सोचिए कि एक ऐसी भव्य इमारत बन रही है जिसे बनाने का काम महीने में सिर्फ एक ही दिन होता हो और बाकी के 28 दिन मजदूर एकदम खाली बैठे हों। हाँ, और वो भी बिना किसी छुट्टी के मतलब बस इंतजार कर रहे हो। बिल्कुल। या फिर एक ऐसी मशहूर हवेली जिसका नाम तो किसी और शहर पे है, लेकिन वो खड़ी है पूरे 170 किलोमीटर दूर। आज के इस डीप डाइव में हमारे पास कुछ ऐसे ही दिलचस्प नोट्स हैं। राजस्थान जीके और वास्तुकला से जुड़े हुए। राइट। हाँ, और हमारा मिशन है सूर्य नगरी जोधपुर की 5 प्रमुख हवेलियों के इतिहास को समझना और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें सिर्फ एक 10 सेकंड की स्मार्ट ट्रिक से याद करने के तरीके को डिकोड करना। बिल्कुल। चलिए इस दिलचस्प विषय को थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। तो हमारे स्रोत हमें इन हवेलियों को याद रखने के लिए एक बहुत ही छोटी सी पंक्ति देते हैं। वो है, रानी ने रण में 25 पुष्प पाले। रानी ने रण में 25 पुष्प पाले। ये तो बहुत आसान है ना? और ये पंक्ति सिर्फ रट्टा मारने का कोई साधारण नुस्खा नहीं है। इसके अंदर इतिहास और भूगोल की पूरी एक कहानी छिपी हुई है। अगर हम इसके पहले हिस्से को डिकोड करें तो रानी का मतलब है रानी हवेली और रण का मतलब है पोकरण की हवेली। एक मिनट, यहाँ मामला सच में बहुत रोचक हो जाता है। आपने पोखरण की हवेली कहा, राइट? हाँ, पोकरण की हवेली। जहाँ तक मेरी भौगोलिक समझ है, पोखरण तो जैसलमेर में है, तो उसकी हवेली जोधपुर के बीचों बीच क्या कर रही है? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि नाम ताजमहल हो लेकिन वो आगरा के बजाय जयपुर में खड़ा हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही वो ऐतिहासिक अपवाद है जहां अक्सर परीक्षार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पीछे का कारण समझना बहुत जरूरी है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक था? देखिए, पोखरण के जो ठाकुर थे वो मारवाड़ रियासत के प्रमुख और बहुत ही ताकतवर सामंत हुआ करते थे। तो राज दरबार में अपनी हाजिरी लगाने और राजा के करीब रहने के लिए इन सामंतों को राजधानी जोधपुर में अपना एक स्थायी निवास बनाना ही पड़ता था। ओह, अच्छा, तो ये एक तरह का कैपिटल हाउस था। अब बात समझ में आई। हाँ, बिल्कुल, एक तरह का कैपिटल बेस। इसीलिए नाम पोखरण है, लेकिन इमारत जोधपुर में है। और फिर हमारी ट्रिक के अगले शब्द 25 से सीधा नाम निकल आता है, 25 हवेली। मतलब रानी ने रण में 25। यहां तक तो मामला बिल्कुल साफ है। एकदम साफ है। लेकिन आगे की कहानी इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है। हमारी पंक्ति का आखिरी हिस्सा है पुष्प पाले। पुष्प पाले। हाँ, यहाँ पुष्प का अर्थ है पुष्य हवेली और पाले से बनती है पाल हवेली। पुष्य हवेली। इन स्रोतों में इसके बारे में जो बात दी गई है वो सच में किसी विज्ञान कथा जैसी लगती है। हाँ, वो नक्षत्र वाली बात। बिल्कुल। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी हवेली है जिसका निर्माण सिर्फ एक ही नक्षत्र के दौरान हुआ, मतलब पुष्य नक्षत्र के दौरान। लेकिन व्यावहारिक तौर पर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? यही तो बात है ना। पुष्य नक्षत्र तो महीने में मुश्किल से एक दिन के लिए ही आता है। और यही इस इमारत का सबसे बड़ा चमत्कार है। ज्योतिष और खगोल विज्ञान के हिसाब से पुष्य नक्षत्र हर 27 दिन में सिर्फ 24 घंटे के आसपास ही सक्रिय होता है। सिर्फ 24 घंटे? हाँ, इसका सीधा मतलब ये है कि कारीगरों ने इस हवेली में ईंटें रखने का काम साल में सिर्फ 12 या 13 दिन ही किया। बाकी पूरा महीना निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहता था। अरे बाप रे, तो पागलपन है। मतलब आज के आधुनिक बिल्डर्स तो प्रोजेक्ट में एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बिल्कुल। आज के समय में तो ये सोचना भी मुश्किल है। सिर्फ आसमान में एक खास तारे के नजर आने का इंतजार करना। इस हिसाब से तो इस पूरी हवेली को बनने में कई दशक लग गए होंगे। बिल्कुल लगे होंगे। लेकिन अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में वास्तुकला सिर्फ ईंट पत्थर जोड़ने की मजदूरी नहीं थी। हाँ, वो एक पूरा विज्ञान था। एकदम सही। ये खगोल विज्ञान, समय और असीम धैर्य का एक बेहद सटीक और सोची समझी रणनीति वाला तालमेल था। तो अब हमारे पास पूरी तस्वीर है। जोधपुर की शान मानी जाने वाली ये 5 मुख्य हवेलियां हैं, रानी पोखरण, 25, पुष्य और पाल। और इन सबको उनके ऐतिहासिक संदर्भ के साथ याद रखने की वो जादुई चाबी है, रानी ने रण में 25 पुष्प पाले। बिल्कुल। ये 10 सेकंड की ट्रिक पोखरण वाले भौगोलिक कंफ्यूजन से भी बचाती है। हाँ, और जानकारी के बोझ को भी हल्का कर देती है। तो जाते जाते एक विचार जो मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहा है,
अगर पुष्य हवेली जैसी विशाल इमारत के निर्माण को एक विशिष्ट नक्षत्र की समय सीमा तक सीमित रखा जा सकता है, तो राजस्थान की अन्य ऐतिहासिक इमारतों की नींव में और कितने ऐसे खगोलीय रहस्य दबे होंगे जिन्हें आज की आधुनिक इंजीनियरिंग पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुकी है। ये सोचने वाली बात है। क्या हमारी पुरानी इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा है, या वे ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने का कोई ऐसा प्राचीन विज्ञान है जिसे डिकोड करना हम भूल रहे हैं?